ये जो एसआईआर प्रोसेस है, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली प्रोसेस है? उसमें अगर आप जेन्युइन लोगों के नाम हटा रहे हैं, तो कोई तो नहीं जो कहेगा सर। बेसिक अधिकार है वो वोट करने का, जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट आप लोगों का कैसे छीन सकते हैं? और ये अधिकार किसको दिया? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पे कोई उंगली उठाता है तो सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, चुनाव आयोग का प्रवक्ता बाद में बोलता है। तो इससे ये संदेह और यह शक जो है वो और गहरा होता जा रहा है कि जो भी चीजें चुनाव आयोग कर रहा है वो सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। आज की बड़ी बहस एक ऐसे फैसले पर है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। चुनाव आयोग की मंशा है कि बिहार में मतदाताओं के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे चुनाव पारदर्शी होंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग का यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है या फिर सत्ता के लिए एक नया हथियार। खासकर अप्रैल और मई में होने वाले 6 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर इसका सीधा असर दिख सकता है। बिहार चुनाव को लेकर भी अभी से ही हलचल तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को एसआईआर से मिलने वाली रिपोर्ट्स पहले ही पहुंच रही हैं और इसको लेकर बीजेपी बेहद आत्मविश्वास से भरी है। तो आज की चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एसआईआर लोकतंत्र की ढाल बनेगा या फिर सत्ता की चाल। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं सुभाष शिर्के जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सर, जो बिहार में एसआईआर हुआ है यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, उस मामले से जुड़ा हुआ आज का मुद्दा है सर कि चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से साफ कर दिया है कि पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर यानी कि जो उनका विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि एसआईआर लोकतंत्र की ढाल बनेगा या सत्ता की चाल, या एसआईआर लागू होने से क्या वाकई में वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी, या फिर विपक्ष सही कह रहा है कि यह एक सरकार का या कह लीजिए चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग सरकार क्या है तो सब लोग जानते हैं, इनका एक डिजिटल मैनेजमेंट का एक नया तरीका है। सर महेश जी, जो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का जो सवाल है उसमें चुनाव आयोग को जब पूछा गया कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि घुसपैठिए हैं और वो वोटर लिस्ट में शामिल हो गए, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। अगर घुसपैठिए इतने हैं तो ये पूरी चीजें जो है वो चुनाव आयोग को सार्वजनिक करना चाहिए कि आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिली। अगर उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट भेजी होगी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय फिर इसमें क्या कर रहा था, ये भी सवाल उठ खड़ा होता है। और उसकी जिम्मेदारी क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे? तो ये पारदर्शिता इस पूरे मामले में नहीं है, ये पहले से विपक्ष आरोप करता रहा है और जो बाकी जो एनजीओज है वो भी आरोप करते रहे। उसमें कई सारी धांधलियां भी उजागर हुई है और उसके राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये सारी चीजें उजागर की है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ उनके आरोपों को सिरे से खारिज करता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हुआ है। तो ये जब चीजें नहीं हो रही है, जिसमें मैंने पिछली बार आपको बताया भी था कि कैसे महाराष्ट्र में ये धांधलियां पकड़ी गई है और कैसे लोगों के नाम जो है वो अचानक से गायब हो गए, उनको मरा हुआ मान के तीसरे आदमी ने उनका नाम हटा दिया है। कई लोग ऐसे नहीं शामिल हो रहे हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे राधाकृष्ण विखे पाटिल एक मंत्री है, उनके कॉलेज का हॉस्टल है, वहां पे तकरीबन 70 से ज्यादा जो नाम है मतदाताओं के, वो एक ही घरों में उन्होंने दर्ज किए हैं। तो ये सारी चीजें जो इसकी धांधलियां है ये पकड़ी गई है। उसका चुनाव आयोग को एप्लीकेशन भी गया है, उसमें लोगों ने उस पर आक्षेप भी यानी हरकत भी ये की है, दर्ज की है। लेकिन वहां पे होता ये है, चुनाव आयोग इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब पूरे देश में अगर इस तरह के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम होगा तो कितनी धांधलियां होगी और उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरफ से चुनाव आयोग को कोई निर्देश देने की सिचुएशन में नहीं है। वो कह रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल संगठन है, इसलिए वो कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। तो चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है और उस पर किसी की नकेल नहीं है। आज की तारीख में ये चित्र सामने आ रहा है और इसलिए ये पूरा जो सिस्टम है वो पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आपत्ति
लोग जता रहे हैं महेश जी। सर ये एक बात ये भी है ना सर कि इन्होंने कहा कि भाई हम जो है जो घुसपैठी हैं हम उनकी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो काम है किसी के सिटीजनशिप को चेक करना ये चुनाव आयोग का नहीं है, ये गृह मंत्रालय का होता है। और जो चलिए वो तो खैर एक अलग बात होगी, और बिहार के अंदर कोई घुसपैठिया नहीं मिला और वो जो वोटरों की उल्टा धांधली ही मिली। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि सर वोटरों की जो एक पुनरीक्षण है सर ये भी तो जरूरी है। और दूसरी बात ये कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से वोटिंग की चोरी चोरी पकड़ी गई है और इनको भी लगता है कि अब जो विपक्ष के लोग भी जो है सक्रिय हो गए हैं, तो चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चाहे वो इनके अधिकारी हो, चाहे वो इनके बीएलओ हो, चाहे इनके बीएलए हो। लेकिन सर अब सबको ये तो लगेगा ना कि अगर हम कुछ धांधली करेंगे, खुल के धांधली करेंगे तो पकड़ में आएगी। और सर वो दिक्कत भी हो जाती है। और कर्नाटका में आप देखेंगे कि वहां पे तो मुकदमा दर्ज है बकायदा। वो अलग बात है कि 18 बार जो है कर्नाटक की जो पुलिस है सीआईडी, उन्होंने चुनाव आयोग से डाटा मांगा, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, लेकिन सर देना तो पड़ेगा, अदरवाइज जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इंक्वायरी के ड्यूरिंग इंक्वायरी आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते नोटिस भेज के बुलाने के लिए, वो आए आए ना आए ना आए। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो फिर तो सर अगर वो नहीं आता है तो कोर्ट से परमिशन हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो उनको डाटा तो देना पड़ेगा सर। और उसके अंदर जो है क्योंकि वहां पे वो डिलीट हुए थे, मोबाइल के थ्रू डिलीट हुए थे, मोबाइल नंबर गलत डाला गया था, तो धांधली तो हुई है सर। तो इसमें अगर जब पूरी चेन खुलती है तो सर चाहे कोई अधिकारी बीच में शामिल हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट आदमी शामिल हो, सर मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल भी जाएगा। तो जिस प्रकार से बिहार में इन्होंने मेहनत की है, विपक्ष ने, खास करके राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है, तो सर ये चुनाव आयोग को तो दिख रहा है। तो हम ये मानते हैं कि सर जो धांधली है और ये पकड़ ही रहे, तो इतनी धांधली अब नहीं हो पाएगी कि एक ही घर के अंदर जो है 100 वोट बन रहे हैं। लेकिन सर हर चीज का एक सर पुनरीक्षण हो या निरीक्षण हो, ये भी तो सर जरूरी है। अगर ये होता है तो सर उसमें फिर दिक्कत क्या है, तो जरूरी है सर। क्योंकि आप ये देखिए कि पुराने भी वोट कटे हुए हैं, तो हमने जो गडकरी जी हैं उन्होंने एक पत्रकार के सामने कहा था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.25 लाख वोट कटे हैं, मेरे परिवार के कट गए हैं। बात तो गडकरी जी कह रहे थे। और गडकरी जी के और गुजरात के जो हमारे 2 बंधु हैं उनके क्या संबंध है, सब जग जाहिर है। तो उन्होंने गडकरी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि उनका मार्जिन इतना ज्यादा था कि 2.25 लाख की जो धांधली हुई उनके साथ, उसके बावजूद भी वो अपना मार्जिन निकाल गए। लेकिन सर ये भी तो जरूरी है ना सर कि एक निरीक्षण या पुनरीक्षण ये तो होना ही चाहिए। पुनर्निरीक्षण तो होता ही रहता है और ये पीरियडिकल होता है। क्या इससे पहले नहीं होता था? ऐसी तो बात नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इसके पहले भी चुनाव आयोग के जो अफसर हैं वो घर घर आते थे और वो चेक करते हैं कि घर में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है। अगर कोई डेथ हुई है तो उनका नाम हटाने का जो प्रोसेस है वो भी वो करते थे। तो ये कोई अचानक से घुसपैठिए बढ़ गए हैं और चुनाव आयोग एकदम से सजग हो गया है और वो सारी चीजें कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो इस पर जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस पर आपत्ति है कि ये प्रोसेस पारदर्शी नहीं है। जब टी एन शेषन साहब थे, उन्होंने चुनावी आचार संहिता को, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को बिल्कुल कड़ाई से लागू किया गया था, तब किसी को आपत्ति नहीं थी उसमें, हाँ क्योंकि ठीक बात ये है, बिल्कुल सब खुश थे सर, सब ठीक कुछ थे। बात है। तो ये सख्ती जो थी वो चुनाव प्रोसेस को एक तरह से और ऊंचाई पे ले जाने की थी और उसमें चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र को और मजबूत करने की ये प्रोसेस थी। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि ये जो एसआईआर प्रोसेस है, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली प्रोसेस है? उसमें अगर आप जेन्युइन लोगों के नाम हटा रहे हैं तो तो कोई नहीं जो कहेगा सर। बेसिक अधिकार है वो वोट करने का, जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट आप लोगों का कैसे छीन सकते हैं? और ये अधिकार किसको दिया? चुनाव आयोग। तो उन लोगों को कोई यानी उनका कोई सुध लेने वाला कोई है नहीं। उनके चुनाव आयोग के पास कंप्लेन की गई तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी हमारे दिक्कत यहाँ तो पे यही। तो नवंबर 2024 में जो चुनाव हुए थे उस पर इतने सारे पिटिशंस हुए हैं, उसके उसके ऊपर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमारे यहाँ पे जो वोट की चोरी, क्या हमारे यहाँ पे पूरी सरकारी चोरी हो गई है, तो उस पर अभी तक पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई है। तो ये जो पूरा मामला है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह दिखाता है और इसलिए चुनाव आयोग जो भी करेगा वो किसी के फायदे के लिए होगा, लोकतंत्र को मजबूत के लिए नहीं होगा, ऐसा अविश्वास चुनाव आयोग के ऊपर है। और मुझे लगता है कि इसको एड्रेस चुनाव आयोग ने करना चाहिए। भाई जी सर ये बिल्कुल साफ कह रहे हैं आप कि सर अगर कोई एक शराब की बोतल है ना सर, और उस बोतल में से शराब निकाल के हम पी गए,
लेकिन अगले दिन अगर उसमें हम रूह अफ़ज़ा का पानी मिक्स करके भी लेके जा रहे हैं ना सर, बैग में रखे हुए हैं, तो पुलिस वाला जब बैग चेक करेगा तो कतई नहीं मानेगा वो कि इसमें रूह अफ़ज़ा का पानी है। तो सर स्थिति यही हो चुकी है कि जो चुनाव आयोग है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन जो पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से किया है और जिस प्रकार से कर रहा है, तो आगे सर वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा, दूध का धूला धुल जाएगा, गंगा जी में नहा के अपने पाप धुल जाएंगे उसके। ऐसा सर किसी को नहीं लगता। वाकई में इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन सर अब आगे हम बढ़ते हैं कि सर बिहार का जो चुनाव है, इसको लेकर चर्चा है कि बीजेपी को जो एसआईआर से डाटा मिले हैं, वो रिपोर्ट्स बीजेपी के लिए काफी बेहद पॉजिटिव हैं। क्या है सर, ये लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सीधा सवाल नहीं है सर? ये वही आपकी इस दिशा में मैं आगे बढ़ाऊं। नहीं, लोकतंत्र की मजबूत इससे नहीं होगा, ये तो सब लोग मान रहे हैं और इस पर आपत्ति भी दर्ज की जा रही है। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि आपको जवाबदेही होती है आपकी। डिक्टेटरशिप में कोई जवाबदेही होती नहीं आपकी, या बाकी को जो सिस्टम होता है उसमें कोई जवाबदेही होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर लोकतंत्र का जो हिस्सा है वो जवाबदेह होना चाहिए, फिर वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, या फिर जिसको हम कहें कि और कोई सिस्टम जो होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं जो है वो जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। और ये जवाबदेही तभी होगी जब वो पारदर्शिता अपने प्रोसेस में अपनाएगी। और चुनाव आयोग को लेकर सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि आप पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं, आप लोगों के शिकायतों पर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह से चुनाव आयोग को बाध्य नहीं कर रहा है कि वो चुनाव आयोग को उस पर जवाब दे। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं संदेश की स्थिति में है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ये सारी चीजें हुई, उसमें से कुछ लोगों के नाम हटाए गए, लेकिन सवाल ये भी है कि जेन्युइन लोगों को भी हटाए गए, ये कंप्लेंट्स है और ये उजागर हुआ है। वो दिखाए जा रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात रही कि बीजेपी को इसका फायदा होने की, तो बीजेपी को हर चीज में बीजेपी एक पूरा अपना जो मीडिया कैंपेन जो है वो खड़ा करती है। अभी महिलाओं को 10,000 देने की बात हो रही है। 10,000 देंगे, जैसे महाराष्ट्र में कहा कि 2,000 रुपया हर महिला के खाते में चला जाएगा, तो महिला के खाते में चला गया। 2 बार उनको पैसे मिले। तीसरी बार बीजेपी जीत के आई तो लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि चूंकि महिलाओं के सारे वोट भारी मात्रा में बीजेपी को मिले, इसलिए बीजेपी जीत के आ गई। लेकिन 73 लाख लोग 6 बजे के बाद जो लाइन में दिखाए गए और उनका वोट जो पड़ा, उस पर जो संदेह निर्माण हुआ था, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, उसकी किसी ने जांच अभी तक नहीं की है कि ये लोग कौन है। क्योंकि चुनाव आयोग ने उसके पहले अपने सारे नियम जो है वो चेंज कर दिए कि उन्होंने कहा कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वोटिंग सेंटर की वो हम नहीं देंगे। बाकी जो फॉर्म 17 वाला जो मामला है वो भी पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं बरती गई है। तो ये सारी चीजें देखते हुए चुनाव आयोग का जो फैसले होते हैं वो बीजेपी के पक्ष में होते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। और ये इस तरह से माना जाना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी खुद इसके बारे में साफ सफाई देते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि जो चुनाव आयोग पे कोई उंगली उठाता है तो सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, चुनाव आयोग का प्रवक्ता बाद में बोलता है। तो इससे ये संदेह और यह शक जो है वो और गहरा होता जा रहा है कि जो भी चीजें चुनाव आयोग कर रहा है वो सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए कर रहा है। सर, क्या आप इस बात से सहमत है कि विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग इतना पारदर्शी है, जो कि उसका दावा है, हम नहीं कह रहे, चुनाव आयोग कहता है, और साथ ही साथ भाजपा भी कहती है कि कोई भी आरोप चुनाव आयोग पर लगता है तो कूद कर भाजपा बीच में आ जाती है, भाजपा के मंत्री बीच में आ जाते हैं, जबकि वो खुद कहते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। लेकिन जो है सबसे ज्यादा परेशानी भाजपा के नेताओं को हो जाती है। तो सर विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग का दावा है कि इतना पारदर्शी है, तो सर फिर एसआईआर का जो सिस्टम है उसका खुला डेमो क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार और आयोग को भरोसे की कमी है? कहता सर चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, चुनाव निष्पक्ष नहीं होना ये बनाना रिपब्लिक के जैसे देश है वहां पे होता है।
पुतिन साहब रशिया के प्रेसिडेंट, वो कैसे प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सारे अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया या फिर जो बाकी पार्टियां हैं उन पर पाबंदी लगा दी और जो उन्होंने चुनाव किया वो जीत गए। कहने को तो लोकतंत्र है वहां पे, लेकिन क्या वो पारदर्शी है? तो पारदर्शी नहीं है। क्या हम ऐसा ही भारत में चाहते हैं? अब तक जितने चुनाव हो गए उसमें कई विवाद रहते होंगे, लेकिन इस तरह से पारदर्शिता की जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से शक होना ये पहली बार हो रहा है मुझे लगता है, और इसका पूरा फायदा बीजेपी को हो रहा है। और यही चीजें हम अमेरिका में भी देख रहे हैं कि पिछली बार जब ट्रम्प साहब हारे हुए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो गलत वोटर्स या फिर बोगस वोटर्स थे, इसके कारण ये सारा हो गया। फिर उन्होंने जो वोटर की प्रक्रिया शुरू की गई उसमें कई सारे नाम हटा दिए और उसके बाद जो हुआ उसमें रिपब्लिकन पार्टी को फायदा हो गया। तो इस देश में भी यही चल रहा है। और इसमें अगर लोकतंत्र के बाकी जो संस्थाएं हैं, जो जो जुडिशरी है और ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने भी अगर वहां पे कुछ संज्ञान नहीं लिया तो मुझे लगता है कि बनाना रिपब्लिक जैसी हालत हमारी भी हो जाएगी। सर आपने अभी एक बहुत बड़ी बात बोली कि 100 बातों की जो है बात हमने 1.5 लाइन में निपटाई है। एक बात ये कह के कि सर जो चुनाव आयोग है उसका फायदा भाजपा को, और यही वजह है कि अगर SIR सिस्टम में खामी है जो कि जनता कह रही है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, अगर वो खामी है तो सर वो तो वोटर भाजपा के भी हैं, लेकिन भाजपा उस खामी को मान के राजी नहीं है, उल्टा चुनाव आयोग के फेवर में खड़ी हो जाती है। तो सर अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं और आपके किसी से कोई कहासुनी हो रही है और आप मेरे लिए अनजान है, लेकिन अगर मैं आपके पीछे बैकिंग में खड़ा हो जाता हूं तो उसका मतलब मैं आपकी बात से सहमत हूं, या फिर ये कि आप मेरे जानकार थे और मैं पब्लिक के सामने अनजान बन गया, और आप जानकार है लेकिन आपको अनजान बनकर प्रोटेक्ट करके भीड़ में से निकाल लाया। तो सर वही भाजपा कर रही है सर, कि अनजान बनती है लेकिन जो है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के फेवर में खड़ी हो जाती है। जैसा कि आपने बोला कि इसका लाभ भाजपा को है, तभी भाजपा जो है वो चुप्पी साध जाती है। तो सर क्या SIR का जो सिस्टम का सबसे बड़ा असर ग्रामीण और गरीब मतदाताओं पर पड़ेगा सर, जिनकी पहचान और अधिकार अक्सर चुनावी रणनीति में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो SIR है सर कुल मिला के, जैसे कि हम बिहार में भी देखें कि बहुत मैक्सिमम लोग हैं, उनके बेटे हैं दूसरे राज्यों में चले गए, वहां पे नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो सर जो भी आदमी मजदूरी कर रहा है, मजदूरी मजदूरी होती है, वो कोई नौकरी नहीं है। आज 15 दिन यहाँ पर है, 2 महीने को यहाँ पर है, 1 महीना वो फलां ठेकेदार के पास है, तो सर वो अपना मतदाता सूची में वहां थोड़ी ना नाम ऐड करेगा, नाम तो अपने घर में करेगा। लेकिन यहाँ पे इसी बात से नाम भी काटे जा रहे थे, और काटने वालों में भी आगे के विशेष समुदाय के काटे गए थे। तो सर ये वाली बात है कि जो SIR का सिस्टम है, क्या लगता है कि आपको सर अगर ये आगे भी बढ़ता रहेगा और राज्यों में भी चलेगा तो इसका सबसे अधिक नुकसान जो है गरीब जनता को होगा, और जो कि सबसे पक्का मतदाता होता है सर। महेश जी, जब यूपी में पंचायत के चुनाव होते हैं तो मुंबई से ट्रेनों में भर के यूपी के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है, और ये खर्चा पंचायत के जो जो उम्मीदवार होते हैं वो करते हैं, क्योंकि ये लोग भले ही मुंबई में काम करने के लिए रह रहे हो, लेकिन अपना वोटिंग का अधिकार वो अपने गांव में ही बजाते हैं। और सर वहां घर पे भी वो तो वही जाके है वो, उनका सर, वो भी अपनी जगह सही है, घर उनका वही है। हाँ, तो मुझे कहाँ पे वोट डालना है ये मैं तय करूंगा, ना कि चुनाव आयोग तय करेगा। अगर मैं नहीं कर रहा हूं या तो वो भी मेरा अधिकार है कि मुझे नहीं करना है चुनाव में वोटिंग, वो भी मेरा अधिकार है। लेकिन मुझे बिना पूछे आप मेरा वोटिंग का हक आप छीन रहे हो, आप मेरा बिल्कुल नाम ठीक। वहां से निकाल रहे हो। अगर मैंने एप्लीकेशन किया होता तो ठीक है कि मैं बिल्कुल मुंबई में रह रहा हूँ, यूपी में मेरा घर है, लेकिन वहां पे मैं मुझे नहीं देना है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन कर दिया कि भाई साहब मेरा वहां से यूपी के वोटर्स लिस्ट में मेरा नाम हटा दीजिए, तो वो वाजबी है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन आप ठीक। बिना मुझे पूछे मेरा नाम आप हटा रहे हैं, और उसकी मुझे नोटिस भी नहीं दी जा रही है कि मुझे मेरा क्या कहना है इसके बारे में, वो भी नहीं सुनवाई उसकी हो रही है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट है, वो आप मार रहे हो। और इसमें मान लीजिए कि मेरे जैसा आदमी जो यूपी में जिसका गांव है और यहाँ पे मुंबई में वो रह रहा है, अगर वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका नाम वहां से काट दिया गया है, सही बात है, या नहीं बिहार पता में रह चलता रहा सर। है। हाँ, तो ऐसे में अगर वो गरीब आदमी है, वो कोई फंडामेंटल राइट लेके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी तो नहीं डाल सकता कि भाई साहब मेरा वोट कैसे जहां से चुनाव आयोग ने हटा दिया।
और चुनाव आयोग के जिस अफसर ने हटा दिया उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट वो बाधित हो गया है। तो ये सिस्टम जो है वो जुडिशरी को देखनी होगी, और जुडिशरी को इसमें आम आदमी को सहारा देना पड़ेगा, उनके हक के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है महेश जी। ठीक बात है सर। अब ये देखते हैं कि जैसे कि चुनाव आयोग की मंशा है कि हम जो है इसको एसआईआर सिस्टम को जो है पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे, और तो क्या लगता है सर कि जो अप्रैल मई में होने वाले 6 राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें एसआईआर का जो टेस्ट रन होगा और इसका नतीजा सीधे 2029 के लोकसभा चुनावों तक जाएगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, पूरा जो अभी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है वो पूरी तरह से यस बीजेपी के पक्ष में तैयार हो रही है। तो जी आगे जाके सिर्फ बीजेपी पार्टी रहेगी, वही जीतेगी, और कोई जीतने की संभावना नहीं है। तो जितने भी हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत सारे नेताओं को बीजेपी ने पहले ही पनाह दी है, वो सारे करप्ट थे, उनके ऊपर आरोप बीजेपी के नेताओं ने ही लगाए थे। और सबसे ज्यादा यानी 73 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले नेता भी, जो खुद प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर आरोप किए थे, वो भी उन्होंने ली है। तो जितने भी गंदी राजनीति करने वाले या करप्ट पॉलिटिशियन है, वो सब बीजेपी ने अपने पक्ष में लिए हैं। तो मुझे लगता है आगे जाके ये वन पार्टी सिस्टम बनने की शायद मोदी जी की प्लानिंग होगी, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। और इससे क्या होगा कि कोई भी यानी चुनाव आयुक्त कोई भी रहे, लेकिन चुनाव में तो सिर्फ बीजेपी जीतेगी, इसका ये पूरी तरह से प्लानिंग करने की सिचुएशन में बीजेपी दिख रही है, जो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, अभी जैसे आपने बात बताई कि जो भ्रष्ट नेता हैं जब दूसरी पार्टी में होते हैं तो भ्रष्ट है, और इनके नेता कहते हैं भाजपा के कि चक्की पिसवाई हम कराएंगे उनसे। जब इधर आ जाते हैं तो सर ईमानदार हो जाते हैं। लेकिन सर मैं इस बात से ना भाजपा से सहमत हूँ, बताऊं क्यों? क्योंकि सर जब आदमी दूसरी पार्टी में है तो भाजपा कहती है हम ईमानदार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। वो दूसरी पार्टी में नेता सर भ्रष्ट होते हैं। अगर सर मैं अपने घर की चाबी मैं चोर को ही दे दूं तो सर फिर चोरी नहीं करता है सर। तो भाजपा का ये मानना है कि हम ईमानदार पार्टी है और ये भ्रष्ट नेता है, इनको हमने अगर अपने पर मिला लिया और जिम्मेदारी इनको दे दिया तो अब ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो सर मेरा मानना है कि जो भाजपा की नीति है ना सर, ये इनकी बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल ईमानदार पार्टी है। भ्रष्ट आदमी को आप जब अपने में मिला लेंगे तो गंगा में नहा लेगा। तो इस मामले में तो सर ये भाजपा ठीक करती है, ये मेरा व्यंग है सर। इससे पहले जो उन्होंने करप्शन किया उसका क्या फिर? उससे पहले नहीं सर, आज की डेट में सर कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ करप्शन नहीं है? नहीं, सर मैं कह रहा गडकरी हूँ जी की अभी तो सर एक कल के ही विजुअल चल रहे हैं सर कि पूरा प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, वो भी गुजरात में से, और सर वहां पर सड़क टूटी हुई है, बताइए सर, और पानी भरा हुआ है सड़कों पे। अब ये था कि पीएम को आना है, तो जब किसी बड़े नेता को आना है, मुख्यमंत्री को आना है, पीएम को आना है, तो रातों रात सड़क बन जाती है। लेकिन सर बरसात चल रही है, सड़क बनेगी तो बनेगी कैसे? और सर अगर हाईवे पे आप देखते हैं गडकरी जी का बड़ा नाम हुआ, और सर लेकिन हाईवे जो है सबकी क्या स्थिति है अब देखिए ना सर। और सबसे बड़ी बात ये सर कि अगर आप कहीं भी हाईवे पे चलते हैं, जैसे मैं तो इधर का एग्जांपल ज्यादा दूंगा, ऋषिकेश आना जाना रहता है मेरा, मैं ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली ऋषिकेश दोनों है मेरा। तो सर 200 किलोमीटर अगर हम हरिद्वार जाते हैं 650 रुपए का वो लगता है सर टोल, मतलब कि 2.5 से पौने 3 रुपए पर किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 किलोमीटर गए हैं तो सर 27 से 28 रुपए मुझे मेरा टोल लग रहा है। मतलब अगर कार है, कार के अंदर 100 रुपए के पेट्रोल में 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 10 रुपए का पेट्रोल और पौने 3 रुपए यानी पौने 13 रुपए मेरे 1 किलोमीटर पे लग रहे हैं। तो सर इसमें सरकार की क्या भूमिका आ रही है सर? ये तो हम सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार हमसे पैसा ले रही है कि अगर आपको सड़क पे आना है, और दूसरी बात और कोई रास्ता भी नहीं है जाने का। तो सर 2.5 रुपए से पौने 3 रुपए पर किलोमीटर। सोचिए सर कि अगर ये हाईवे जो है सड़कों पे घरों में क्या आमने सामने, और किसी को मार्केट जाना हो तो पता चले मार्केट गया पौने 3 रुपए वो दुकानदार को दे रहा है, हमने टोल जमा करा दिया, भाई तेरे तक आए हुए हैं। सर ये कोई मजाक है? पौने 3 रुपए 2.5 रुपए टोल लगता है, फिर गडकरी जी की वाई होती है। और सर एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ से वहां तक का हमने हाईवे बना दिया है, अब 6 घंटे का रास्ता 2 घंटे में होगा। सर 100 किलोमीटर से जैसी गाड़ी आपके ऊपर चलेगी तो सर घर में चलाना आए हुए होते हैं सर। हमने तो एक ऐप लगा रखी है अपने मोबाइल में, तो जब भी चलता है वो पहले अलर्ट करना शुरू कर देता है, और वो स्पीड तक बता देता है हमारी, और सामने की भी बता देता है कितने किलोमीटर की। अपना बेटा जो है BMW है, वैसा भगाता है वो, जब भी आता है सर, चाहे अभी जयपुर गया तो 4000 के 2 चालान आ गए, ऋषिकेश गया 2,000 के 6 चालान कटवा लाया। वो कहता पापा मैं क्या करूं, हमें तो पता ही नहीं होता, हाईवे गाड़ी तो 100 से ऊपर निकल ही जाती है।
तो सर ये जो कहते हैं गडकरी जी की 6 घंटे का रास्ता 2 घंटे में, सर 100 किलोमीटर के ऊपर तो चलान है, कैमरे लगे हुए हैं, फिर आप चलते हैं तो ₹2.5 से 3.5 किलोमीटर पर किलोमीटर आपको टोल देना पड़ रहा है और जाने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। चलिए छोड़िए सर, दोबारा से एसआईआर पे आते तो पीड़ा थी, जो दर्शक भी जनता भी जुड़ी हुई है इससे। तो सर अब आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे सर हम, कि सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि क्या एसआईआर सिस्टम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर विपक्ष को का जो उसका डर है उसको सही साबित होगा कि सत्ता के लिए टेक्नोलॉजी का नया जाल है? महेश जी, मुझे लगता है कि ये सत्ता के लिए टेक्नोलॉजी का नया जाल है और इससे लोकतंत्र को खतरा होगा, विपक्ष बिखर जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष हमेशा जरूरी होता है और इसलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो इतना बड़ा मैंडेट उनके पास था लेकिन फिर भी उन्होंने विपक्ष के नेताओं को मजबूती दी थी। इंदिरा गांधी का उदाहरण सबके सामने कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1971 के युद्ध के बाद, युद्ध से पहले वहां पे यूरो में भेजा था। भारत की जो भी डिफेंस है वो वहां पे यूएन में बताने के लिए। तो ये जो चीजें आज की तारीख में मोदी जी किसी को करेंगे, विपक्ष के नेताओं को भेजेंगे, ऐसा कुछ सवाल पैदा ही नहीं होता। वो हर जगह पे खुद जाएंगे, मंत्रियों को भी नहीं भेजते हो। तो ऐसे में ये जो सारा सिस्टम है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से लोकतंत्र को खोखला करेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। चलिए सर, आपका बहुत समय लिया, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं और जल्दी एक नए मुद्दे को लेकर सर आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।